बहुत बहुत स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम सॉल्व कराने वाले हैं बॉटनी का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर कानपुर विश्वविद्यालय का है। तो ऐसे छात्र छात्राएँ जो कानपुर विश्वविद्यालय के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा। और जिन छात्र छात्राओं का एग्जाम इस बार ऑब्जेक्टिव प्रकार का होना है यानी ओएमआर सीट पर होना है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों ये पेपर एनईपी के अंतर्गत संचालित किया गया है और आपको बता दें इस बार फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का जो पेपर आया है कानपुर यूनिवर्सिटी में, बहुत ही टफ क्वेश्चन पेपर बना हुआ था। लगभग जो हमने क्लास आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल से जो क्लासेस आपने देखी होंगी, लगभग मेरे हिसाब से 1 से 2 प्रश्न भी आने की संभावना नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास दी गई थी उसमें से 3 से 4 प्रश्न आए हुए हैं। बाकी एक भी प्रश्न ना तो कोई सीरीज जो आप लोग सीरीज पढ़ के गए थे ना वहाँ से पूछा गया है और ना ही क्वेश्चन किसी वीडियो से आए हुए हैं। बहुत ही टफ पेपर बनाया गया था दोस्तों इस बार बॉटनी का। तो चलिए फिलहाल आज के इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में जो बॉटनी आपकी है वो है इकोनॉमिक बॉटनी, एथेनोमेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री। हमारे पास दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर आया है वो है बुकलेट सीरीज ए का। हमारे पास ए सीरीज का आया है क्वेश्चन पेपर, आप सबका बी सी डी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपके इसमें सेम ही रहते हैं। चलिए इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि टारपीन अणुओं के संरचनात्मक डिजाइन को समझने के लिए किसे आइसोप्रीन नियम प्रतिपादित किया था। तो आइसोप्रीन का जो नियम का प्रतिपादन किया था वो ऑटो वाल्च ने किया था। किसने किया था? ऑटो वाल्च ने। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको क्लोरोफिल अणुओं के अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सम्मानित किसे किया गया था? रिचर्ड मार्टिन वेस्लेटर को इससे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है आर्टेमिसनिन नामक प्रति मलेरिया औषधि प्राप्त किया जाता है। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो ये आर्टेमिसिया एनोवा से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा गया है कि रिचर्ड एवांस शुल्टेज को किसका पिता माना जाता है। तो ये आधुनिक बॉटनी के पिता हैं। किसके? आधुनिक बॉटनी के फादर रिचर्ड वांस शुल्टेज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आपका 5वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि यौगिक के वर्ग जिन्हें आज हम फ्लेवोनाइड्स कहते हैं, किसके पहले निम्न नाम से जाना जाता था। क्या इसे विटामिन एफ के नाम से जाना जाता था, विटामिन आई के नाम से, विटामिन पी या विटामिन बी2? तो दोस्तों इसको जाना जाता था विटामिन बी2 यानी राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता था विटामिन बी2। ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर है 5वें प्रश्न का आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6वां प्रश्न पूछा गया है अध्ययन विषय के रूप में एथेनोबॉटनी का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि सजातीय ज्ञान एवं उनके सांस्कृतिक संरक्षण से, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि वनस्पतिक संपदा के संरक्षण से, या पादप संपदा के रक्षणात्मक दोहन से, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वनस्पतिक संपदा के संरक्षण से एथेनोबॉटनी का संबंध है। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछा गया है कि जैविक संपदा में व्यवसायिक रूप से दोहनीय उत्पादों के खोज को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया आर्थिक जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी आपका कह रहा है कि जैविक खोज, और सी ऑप्शन दिया गया कि बायो प्रोस्टेटिंग और एथेनोबॉटनी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जैविक संपदा में व्यावसायिक रूप से जो दोहनीय उत्पाद है उनकी खोज को बायो प्रोस्पेटिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि टेक्सॉल यानी कि जिस पादप के छाल से टेक्साल नामक कैंसर रोधी औषधि प्राप्त होती है वह निम्न वर्गीकी के समूह से संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है? वो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर होगा। ओके चले
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें है कि टेक्साल कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अरेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडियल माइक्रो ट्यूबलेस, या ऑप्शन बी है बाय इंड्यूसिंग द ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्पेंडियल माइक्रो ट्यूबलेस, या बाय द इंटरफेरिंग बाय डीएनए रिप्लिकेशन, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेंडल माइक्रो ट्यूबल्स के निर्माण को रोक करके टेक्साल कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि नीटोफाइट समूह के एक सदस्य से प्राप्त होने वाले एल्केलाइट के किसका प्रयोग बायोडायलेटर के रूप में अवस्था के उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है अस्थमा होना चाहिए, अस्थमा के उपचार में, यहाँ पर अवस्था दिया गया है, अस्थमा के उपचार में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया स्टल बिनाइट्स का, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वेल विचरन का, या इफेड्रिन का, या नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफेड्रिन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है कि दालचीनी जिसे सिनेमान कहा जाता है, ठीक है, ये किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है दोस्तों सिनेमाम की छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, इनर ब्रेक ऑफ द सिनेमम स्पेप। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है कि हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा प्रयुक्त होने वाले कपूर जो एक प्रकार का ऊर्ध्वपाती टारपीन है निम्न वंश की जाति से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो कपूर है उसके क्या पूछा गया है? वंश पूछा गया है, वंश की जाति पूछी गई है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमोमम। ओके, सिनेमोमम आपका करेक्ट आंसर है। ये जो कपूर है ये सिनेमोमम वंश के जाति से प्राप्त होता है। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें पूछा गया था कि लहसुन में पाए जाने वाले ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक पदार्थ का नाम बताइए। तो दोस्तों लहसुन में जो पाया जाता है वो पाया जाता है एलिसिन। क्या पाया जाता है? एलिसिन नामक प्रतिजैविक पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अफीम पूछा गया, अफीम क्या है? अफीम पूछा गया कि अफीम क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पोपी कैप्सूल से प्राप्त होने वाले विधि यौगिक का तलीय निस्दय, या फिर पिसा हुआ पोपी कैप्सूल, या सी ऑप्शन कह रहा है कैप्सूल से प्राप्त होने वाला एल्केलाइट्स। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि आपके पोपी कैप्सूल का सूखा लेक्टेस। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोपी कैप्सूल से प्राप्त होने वाला एल्केलाइट्स है एक प्रकार का क्या अफीम। ओके, तो 14 नंबर प्रश्न का सी वाला आंसर आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट सेंटर ऑफ द लीगल प्रोडक्शन ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड इज। अफीम उत्पादन के वैधानिक केंद्र पूछे गए हैं। अफीम उत्पादन के वैधानिक केंद्र, तो अफीम उत्पादन के जो वैधानिक केंद्र हैं दोस्तों ये आल हैं, यानी कि ये सभी हैं टर्की, भारत और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सब पर अफीम पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पुष्पीय फैमिली का प्राणी पालन का सबसे पुराना इतिहास रहा है और जो मानव की लगभग सभी आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो ये कौन है दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा पिपी लियोनेसी। पिपी लियोनेसी आपका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें पूछा गया है कि मॉर्फिन जो एक शक्तिशाली दर्द निवारक है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया अफीम से, या अगेव से, अदरक से, या फिर हल्दी से। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा अफीम से पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें पूछा गया था, 18वां प्रश्न कह रहा है कि हीरोइन जो कि एक प्रतिबंधित नशा औषधि है इसका निर्माण किया जाता है। तो इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों? इसका निर्माण जो होता है वो मॉर्फिन के एसाइलेशन से होता है। किसके? मॉर्फिन के एसाइलेशन से। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें है कि कह रहा है कि किस बीज में राइबोसोम को निष्क्रिय करने वाला प्रोटीन रिसिन पाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों कैक्टर बीन में राइबोसोम को निष्क्रिय करने वाला प्रोटीन रिसिन पाया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक रबर को निम्नलिखित के लैक्टेज से अपरस्कृत किया जाता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीबिया से इसको प्रस्कृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें पूछा गया था कि सेलिक्स, इसे विलाव की छाल एवं पत्तियों में एस्पिरिन जैसे पाए जाने वाले यौगिक का नाम क्या है। तो उस यौगिक का नाम है एस्टिल सैलिसिलिक एसिड। क्या है दोस्तों? एस्टिल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें पूछा गया है कि किसी व्यक्ति अथवा समुदाय के ज्ञान को प्रदत्त वैधानिक सुरक्षा को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है कि प्रतिलिपिकार यानी कि कॉपीराइट, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR, या ट्रेडमार्क, या नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही आंसर आपका बी वाला होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि IPR आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 22 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि खोज, ट्रेडमार्क, डिजाइन इत्यादि रूपी बौद्धिक संपदा को संरक्षण प्रदान करने वाली वैश्विक संस्था कौन है। तो ये संस्था है WIPO है। क्या है दोस्तों? WIPO। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TRIPS प्रशासन का वैश्विक संघ कौन है। तो ये कौन है दोस्तों? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा WTO हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि निम्न में से किस राष्ट्र में किसी गैर मानव का पहला पेटेंट प्रदान किया कृत्रिम बुद्धि द्वारा किसी खोज को। ठीक है, तो यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, या फिर चीन। तो इनमें फिलहाल जो सही आंसर है वो है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें है कि बौद्धिक संपदा तंत्र के विकास, प्रसार एवं समन्वय वाली जो कार्यदायी संस्था है वो कौन है। तो वो है WIPO। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्धिक संपदा तंत्र के विकास, प्रचार एवं समन्वय कार्य वाली जो कार्यदायी संस्था है वो WIPO है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि बौद्धिक संपदा तंत्र एवं पेटेंट बढ़ावा देता है। ये बढ़ावा किसको देता है? तकनीकी विकल्प के विस्तार द्वारा मानव विकास को, नवाचार एवं व्यापार सहूलियतों को, या प्रतिस्पर्धी अनुसंधान को, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ अबव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 नंबर प्रश्न है इसमें, जिसमें पूछा गया TRIPS WTO सदस्य राष्ट्र का एक समझौता है। ठीक है, एक समझौता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं पर, संरक्षण एवं सतत विकास पर, अंतर्राष्ट्रीय शांति एकता स्थापित कर विश्व व्यापार के संवर्धन पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं एकता स्थापित कर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, जिसमें है पेटेंट ग्रांट लीगल प्रोटेक्शन टू, यानी कि पेटेंट वैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है बौद्धिक संपदा के व्यापारीकरण अनंत एकालिक अधिकार पर। यह ऑप्शन बी कह रहा है कि बौद्धिक संपदा के व्यापारीकरण 20 वर्षीय एकाधिकार, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पेटेंट वैधानिक सुरक्षा क्या प्रदान करता है दोस्तों? देखिए, पेटेंट वैधानिक सुरक्षा जो प्रदान करता है, पहला ऑप्शन तो ये आपका दिया गया था कि बौद्धिक संपदा के व्यापारीकरण का अनंत एकालिक अधिकार। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर अनंत नहीं, इनफाइनाइट भी नहीं मिलता है, और ना ही 1 वर्षीय के लिए मिलता है, यानी कि आपको 20 वर्ष का एकाधिकार भी नहीं मिलता है। उपरोक्त दोनों नहीं, यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें होगा।
ठीक है, जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा कला के क्षेत्र में बौद्धिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादित वस्तु को कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है जिसमें है पेटेंट निम्न प्रकार के बौद्धिक संपदा के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है, यूटिलिटी उत्पाद जैसे कि यंत्र, नए नए यौगिक डिजाइन के संयंत्रों के लिए, किताब, उपन्यास, आज के ग्रंथकारिता के लिए, या फिर चलचित्र, एनिमेशन इत्यादि के लिए, या फिर परंपरागत ज्ञान के व्यावसायिक दोहन के। तो इसमें जो सही आंसर है 31 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सही के आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, क्योंकि यूटिलिटी उत्पाद जैसे कि नए नए यंत्र, नए नए यौगिक, उनके डिजाइन या संयंत्र के लिए पेटेंट जो है वो बौद्धिक संपदा के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है जिसमें पूछा गया है कि WIPO और TRIPS काउंसिल में कौन सी संस्था बौद्धिक संपदा को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें आपको बताना था। तो इसमें आपका दोनों हो जाएगा, दोनों उपरोक्त तो दोनों प्रभावी रूप से जो है प्रभावी ढंग से सुरक्षा प्रदान करती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है जिसमें पूछा गया है कि अमेरिकी अनुसंधानकर्ता को नीम एवं हल्दी पर दिया गया जो पेटेंट था वो वापस ले लिया, क्योंकि दोनों ही पौधे प्राकृतिक संपदा और इनका पेटेंट नहीं किया जा सकता। या फिर बी कह रहा है कि इन दोनों पौधों के लिए पेटेंट आवेदन पहले ही लंबित था। या ऑप्शन सी है अनुसंधान नावेल और नवीन नहीं था। ठीक है, और ऑप्शन डी कह रहा है इन दोनों पौधों के औषधीय गुण भारतीयों को परंपरागत से पता थे, पहले से ही इनके रूप में भारतीयों को जानकारी थी। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का 33 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो अमेरिकी अनुसंधानकर्ता थे उन्होंने ये सोचा कि भारतीयों को तो इसके बारे में पता नहीं है, तो एक बार क्यों ना इस पे पेटेंट दिया जाए। तो उन्होंने पेटेंट दिया और फिर वापस ले लिया। जब उनको ये पता चला कि भारतीयों को तो ये पुरातन से ही पता है कि नीम और जो हल्दी है उस पर जो औषधीय संस्थान या औषधीय गुण हैं इनमें, ठीक है, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया था। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 है जिनमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट प्रकार किसी फसल के किस्म को पुनः प्रयोग को बाधित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें दिया गया है कि यूटिलिटी पेमेंट, प्लांट पेमेंट, या उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 34 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्लांट पेटेंट इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें से प्लांट पेटेंट करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें पूछा गया था कि क्या एक जीन के cDNA को मल्टीपल फसलों के जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए पेटेंट किया जा सकता है। पहला दिया गया है एस या नो। सी ऑप्शन कह रहा है कि डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ cDNA, या ऑप्शन डी कह रहा है कि डिपेंड अपॉन द क्रिटिकल रोल प्लेइंग ऑफ द cDNA इन द GMO। ओके, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ DNA। ओके, cDNA करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है जिसमें पूछा गया था कि आज के IPR तंत्र में जिस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक सुरक्षा देने से पहलुओं पर विचार विमर्श अभी चल रहा है वो क्या है। प्राकृतिक संपदा, परंपरागत ज्ञान और समुदाय अधिकार, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो फिलहाल जो होना चाहिए वो होना चाहिए बी नंबर, परंपरागत ज्ञान और सामुदायिक अधिकार पर फिलहाल विचार विमर्श चल रहा है। प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर नहीं हो सकता, इसलिए उपरोक्त दोनों भी सही है और नहीं भी सही है। अब ये डिपेंड है यूनिवर्सिटी क्या मानती है। फिलहाल आप जो आंसर अगर बी वाला ऑप्शन हमने टिक किया होगा तो भी सही है, और अगर जिन्होंने सी किया है तब भी सही है होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है जिसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत IPR है। तो सबसे मजबूत जो IPR है वो पेटेंट है। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है जिसमें पूछा गया था पेटेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। पेटेंट के लिए कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है गैर प्रत्यक्षता, नवीनता, औद्योगिक अनुप्रयोग, या उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
पेटेंट के लिए, गैर प्रत्यक्षता, नवीनता, औद्योगिक अनुप्रयोग, इन सब की जरूरत, इन सभी शर्तों को पूरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है जिसमें पूछा गया था कि WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा फल दस्त को नियंत्रित करने एवं खाने से पोटेशियम की आपूर्ति में सहायक है। तो आपका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, केला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है जिसमें पूछा गया था कि चिकित्सा विज्ञान की शाखा के रूप में फार्मेकोलॉजी का संबंध किससे है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि औद्योगिक खोज, उनका विकास एवं उनके प्रक्लिनिकल परीक्षण से, या औषधिक कार्य और क्रियाविधि को समझाने से, शरीर तंत्र पर औषधीय के प्रभाव के अध्ययन से, या उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है जिनमें पूछा गया था कि अन्वेषक जो औषधीय गुणों के तत्वों को उनके प्राकृतिक स्रोत के पहचान एवं निष्कर्षण के दक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको दोस्तों फार्मेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फार्मेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट आंसर होगा 41 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें पूछा गया था कि अन्वेषण को प्राकृतिक स्रोतों के प्राप्त औषधियों के प्रभाव और उनके मात्रा की दक्षता जो रखता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों कहा जाता है फार्मेकोलॉजिस्ट। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, इसलिए आपका नंबर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें पूछा गया है कि दवाओं के संगठन, निर्माण एवं उपयोग विवरण सहित आधिकारिक संहिता को क्या कहा जाता है। तो ये आधिकारिक जो संहिता है इसको क्या कहा जाता है? फार्मेकोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फार्मेकोपिया। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर प्रश्न जिसमें है कि औषधीय रूप से सक्रिय पादपीय पदार्थ बहुयात में होते हैं। तो ये जो सक्रिय पदार्थ हैं वो बहुयात में होते हैं, उसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। इसमें जो सम्मिलित है दोस्तों वो हो जाएगा फ्लेवोनाइड्स, आइसोपेनाइड्स और एल्केलाइड्स और ग्लाइकोसाइड। ये सभी एक प्रकार से सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर प्रश्न है कि पौधों की पादप रासायनिक जांच पड़ताल अनुसंधान में निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है कि यौगिक का निष्कर्षण, पृथक्करण एवं लक्षण वर्णन, मात्रात्मक जांच, जैव संश्लेषी मार्ग की व्याख्या, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 45 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पादप निष्कर्षण में विधि यौगिक के पृथक्करण के लिए प्रयुक्त होती है। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। 46 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है कि पौधों में विशिष्ट रसोई औषधि एवं जहरीले गुणों के कारण होते हैं। तो इनमें क्या होता है? द्वितीय चयापचयी यौगिक होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें पूछा क्या गया है कि पादप कोशिका में द्वितीय चयापचयी पदार्थ के संचय के केंद्र होते हैं। तो जो इनके संचय के केंद्र होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वैकोलस में होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें पूछा गया है कि सभी एल्केलाइड्स की समान विशेषता होती है और उनमें क्या पाया जाता है? उनमें सल्फर पाया जाता है या फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर मैग्नीज। तो इनमें जो सही आंसर है 49 नंबर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन विशेष मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका एल्कोलाइड जो है वो नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, जिसमें पूछा गया था कि एल्केलाइड युक्त पादप का प्रयोग निम्न चिकित्सा पद्धति में कभी कभार होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया एलोथेरेपी, होम्योथेरेपी, आयुर्वेदिक यानी हर्बल, या उपरोक्त कोई नहीं। तो इनमें फिलहाल सही आंसर हो जाएगा एलोथेरेपी। एलोथेरेपी में एल्कोलाइड्स युक्त का जो है उनका जो प्रयोग है वो कभी कभार किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्केलाइड्स नहीं है। तो मार्फिन एल्केलाइड्स है, कैफीन भी एल्केलाइड्स है, और ऑप्शन सी यानी साइटनिन
ये भी आपका एल्केलाइट से, यहाँ पर जो ट्रिप्सिन दिया गया है वो आपका एल्केलाइट नहीं है, एक प्रकार का जाइम। ओके, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्केलाइट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें पूछा गया था कि एल्केलाइट्स की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो एल्केलाइट्स की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टडी ऑफ प्लांट इन रिलेशन कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड, यानी कि मामलों के सांस्कृतिक विकास के परिक्षेप में पादप के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि स्टूडेंट खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि इसका आंसर क्या किया जाए। क्वेश्चन ही ढंग का नहीं बनाया गया है, एक भी क्वेश्चन आप देख नहीं रहे हैं कि जो आपका जो मुख्य सिलेबस है उससे पूछा गया हो। इतने सारे औषधियों के गुण पूछ लिए गए हैं जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, इस टाइप के प्रश्न पूछ लिए गए थे। बहुत ही टफ पेपर आया था दोस्तों, बहुत। अगर जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई, यानी कि जो थ्योरी है अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा उन्हीं का ये पेपर निकल पाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बैक लगेगी इस बार। अगर उन्होंने मेहनत से पढ़ रखा होगा, ढंग का पेपर हो गया होगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है, जिसमें पूछा गया था कि मामलों में सांस्कृतिक विकास के परिक्षेप में पादप के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको एथेनोबॉटनी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें है कि देशज, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि देशज समाज द्वारा अपने सांस्कृतिक विकास के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान को क्या कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक ज्ञान, सामुदायिक ज्ञान, या फिर ट्राइबल विजडम, या फिर परंपरागत यानी ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इसको ट्रेडिशनल नॉलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ट्रेडिशनल नॉलेज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जिसमें है कि ट्रेडिशनल नॉलेज इज बिकम थ्रेटेन्ड बिकॉज ऑफ, यानी कि परंपरागत ज्ञान क्रमशः खतरे में पड़ता जा रहा है, इसमें से कारण, इसका कारण पूछा गया कि क्या कारण है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान प्रसारण की गुप्त संस्कृति, तो ये भी सत्य है आपका। आधुनिक संहिताकरण के रास्ते, भाषीय एवं सांस्कृतिक रुकावटें, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी है परंपरागत समाज का पृथक्करण, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आप टिक करेंगे। उपरोक्त सभी आपके सही आंसर होंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, जिसमें पूछा गया था कि जिस चिकित्सा पद्धति में परंपरागत ज्ञान का प्रयोग होता है वह क्या है। तो वो कौन सी है, वो उपरोक्त सभी होगी। जिस चिकित्सा पद्धति में परंपरागत ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये सभी हैं। ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, जिसमें पूछा गया था कि परंपरागत ज्ञान के बौद्धिक संपदा को वैधानिक संरक्षण प्रदान करने में जो बाधाएं हैं वो निम्नलिखित में से हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्वाभाविक की परिभाषा, ऑप्शन बी है कि परंपरागत ज्ञान की अद्वितीय परिभाषा, या फिर आईपीआर, अपर्याप्त आईपीआर तंत्र, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 57 नंबर का सी हो जाएगा, अपर्याप्त आईपीआर तंत्र। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जिसमें पूछा गया था कि फ्लोरिकल्चर के औद्योगिक दृष्टिकोण में सम्मिलित है। तो औद्योगिकरण के जो फ्लोरिकल्चर है उसके दृष्टिकोण से जो शामिल है, ये यहाँ पर है सजावटी पुष्प, इत्र के निष्कर्षण, सूखे पुष्प के व्यवसाय में। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि बागवानी अध्ययन का एक बृहद क्षेत्र है जिसमें शामिल है। तो बागवानी जो है दोस्तों वो एक प्रकार का बृहद क्षेत्र है जिसमें क्या सम्मिलित है, पोमोलॉजी भी है, ओलरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर, ये सभी सम्मिलित हैं। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सजावटी पौधा जिम्नोस्पर्म नहीं है। ठीक है, इनमें से सजावटी पौधा पूछा गया और पूछा गया कि जिम्नोस्पर्म नहीं है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा एडिएंटम जो है ये जिम्नोस्पर्म नहीं है। इस प्रकार से डी आंसर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिसमें पूछा गया कि फ्लोरिकल्चर के प्रसार को बाधित करने वाले समस्याओं में शामिल है। पहला ऑप्शन है कौशल में कमी, लाभकारी बाजार का अभाव, या ए बी दोनों। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिकल्चर के
प्रसार में जो बाधित करने वाली समस्या है वो कौशल की कमी और लाभकारी बाजार का अभाव। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है जिसमें पूछा गया है कि माइको प्रोपगेशन के साधन के रूप में ऊतक संवर्धन का महत्व निम्नलिखित में से है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रोग मुक्त प्रोपोगेशन, ऑप्शन बी आपका अनुवांशिक लक्षण में कोई बदलाव नहीं, तीव्र प्रोपोगेशन और उपरोक्त सभी, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है जिसमें पूछा गया था कि सब्जी के व्यावसायिक उत्पादन को क्या कहा जाता है। तो सब्जी के व्यावसायिक उत्पादन को हार्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हार्टिकल्चर। ऑप्शन 20 में आपके करेक्ट आंसर थे। क्वेश्चन नंबर 64 आपका है जिसमें पूछा गया है कि CICR का यानी जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि नई दिल्ली, पहला ऑप्शन कह रहा है कि बेंगलोर, ऑप्शन बी आपका है नई दिल्ली, सी वाराणसी और डी है कानपुर। तो ये आपके जो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएंगे। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में स्थित है। लेकिन अगर हेडक्वार्टर पूछा जाता तब यहाँ पर नई दिल्ली होता। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वाराणसी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च आर्द्रता वाला हार्टिकल्चर क्रॉप नहीं है। पहला ऑप्शन है केला, कटहल, सपोता या फिर अंगूर। तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है। 65 का सही आंसर ए हो जाएगा। केला जो है वो उच्च आर्द्रता वाला हार्टिकल्चर क्रॉप नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय फल नहीं है। उष्णकटिबंधीय फल पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। पहला आम, नारियल, काजू या फिर बादाम। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बादाम जो है ये उष्णकटिबंधीय फल नहीं है क्योंकि ये शीतोष्ण प्रदेश में ज़्यादातर पाए जाते हैं। बाकी आम, नारियल और काजू ये उष्णकटिबंधीय फल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डी वाला आपका ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है जहाँ पर पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ अंकुरित पौधा अथवा रोपेसी को तैयार किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको नर्सरी में ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है जिसमें पूछा गया है कि सोडिसिटी, व्हाट इज सोडिसिटी। सोडिसिटी क्या है? तो सोडिसिटी क्या है दोस्तों? मिट्टी में Na की मात्रा को सोडिसिटी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए जिसमें पूछा गया था कि एक सुरक्षात्मक संरचना जिनमें हार्टिकल्चर फसलों को नियंत्रित दशाओं को उत्पादित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको ग्रीन हाउस कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला सही इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीन हाउस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है जिसमें पूछा गया है कि किस पुष्पीय पादप को पूर्व की रानी कहा जाता है। पूर्व की रानी, इन्होंने रोजा लगाया है, रोजा नहीं होगा दोस्तों। पूर्व की जो रानी हैं उनको क्या कहा जाता है, किस पुष्प को? तो अब सबसे पहले बात हो जाएगी पुष्प। तो इसमें जो काइसेथिमम है इसको ईस्ट की रानी कहा जाता है। ये एक प्रकार का पुष्पीय पादप है जिसको पूर्व की रानी कहा जाता है। उसका नाम है काइसेथिमम। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है जिसमें पूछा गया था कि किस पुष्प को देवताओं का पुष्प कहा जाता है। देवताओं का पुष्प किस पुष्प को कहा जाता है? तो डाईएंथस को दोस्तों देवताओं का पुष्प कहा जाता है। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प बूके के लिए महत्वपूर्ण कट फ्लावर है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बूके, ठीक है, के लिए महत्वपूर्ण कट फ्लावर है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाब जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है कि किसे चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटिस को आप कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 जिसमें है कि चिकित्सा एवं रसोई में प्रयोग आने वाले अदरक का जो पौधा है, अदरक जो है वो पौधे के कौन से भाग का है? जड़ है, पत्ती है या राइजोम है या सोबल। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जड़। अदरक का हम सब जो अदरक यूज करते हैं वो जड़ होती है। हल्दी वो भी एक प्रकार की जड़ है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 75 है, जिसमें पूछा गया था कि राउलिफिया में रक्तचाप को कम करने वाले एल्केलाइड्स का नाम क्या है। तो रक्तचाप को जो कम करने वाला एल्केलाइड्स है दोस्तों वो है 75 नंबर क्वेश्चन का ए वाला आंसर सही होगा इसमें। जैसे दोस्तों इसमें दिया गया है रेसर पाइन, ठीक है, रेसर पाइन जो है ये राउलिफिया में रक्तचाप को कम करने वाला एल्केलाइड्स है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, जिसमें पूछा गया है कि उत्तर भारत के समतल भूमि पर जंगली रूप से पाए जाने वाले पौधे की ताजी एवं सूखी पत्तियों का प्रयोग कफ निस्तारक यानी खांसी और कफ निस्तारक एवं आपेक्षनाशक के रूप में किया जाता है, वो कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ए होगा। एथाटोडा जेलिनिका का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का झाड़ीनुमा पौधा है जिसकी जो पत्तियां हैं, ठीक है, उनका प्रयोग कफ निस्तारक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन्होंने राउलिफिया सर्पेटिना टिक किया है। फिलहाल दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इसमें सस्पेंस है, फिलहाल ये सही नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा अगर किसी को भी दिक्कत है तो। ओके, चलिए फिलहाल ए इस आंसर मेरे अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि विच पार्ट ऑफ द एलेस्टोनिया साइकेलरिया इज यूज टू क्योर मलेरिया फीवर। ठीक है, यानी कि एस्टोनिया स्कालेरिस पौधे के किस भाग के प्रयोग से मलेरिया ज्वर को ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। पत्ती, जड़, तना, मज्जा या फिर छाल। तो 77 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, छाल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, जिसमें पूछा गया था कि आर्टेमिसिया सीना के किस भाग का प्रयोग कृत्रिम नाशक के रूप में किया जाता है। बीज, जड़, सूखे हेटस या कैप्टुला का या फिर तने का। तो इसके दोस्तों पुष्पक्रम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फूल का प्रयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कैप्टुला। ओके, ये पुष्पक्रम से संबंधित है, सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें है कि कच्ची दवाओं के ऑर्गेनोलेटिक्स अध्ययन में शामिल है आकार, साइज, रंग एवं बाह्य चिन्ह, महक और स्वाद। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 79 नंबर का हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। उपरोक्त सभी आपके इसमें करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, जिसमें दिया गया था कि एजिल मार्लास में प्राप्त फाइटोकेमिकल लुपियाल औषधि प्रयोग में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा एंटी नियोप्लास्टिक का प्रयोग एजियाल मार्मेलास में प्राप्त फाइटोकेमिकल के लुपियाल औषधीय रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, इसमें पूछा गया था कि इस पौधे की पत्तियों के जलीय रसायन में विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणुओं एवं प्रतिकवकीय गुण पाए जाते हैं। तो ये किसमें पाया जाता है, ये ऑक्सेलिक सैप में पाया जाता है। ऑप्शन इसमें ए आपका सी वाला सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है जो एक प्रकार का आप देखते हैं खेतों में जो 4 पत्ती का हरा होता है, उसमें पीले फूल लगते हैं एकदम। ये मानकर चले कि जो घास परिवार से, जैसे आपकी बरसैन होती है ना, बरसैन जो खिलाते हैं, चारा जो खिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार की उसकी पत्तियां होती हैं, वो पीला फूल लगता है और उसमें पतले जैसे भिंडी होती है उसी आकार के छोटे उसमें जो है वो फल लगते हैं। ठीक है, वो खट्टे होते हैं और वही है ये, उसको कहा जाता है ऑक्सेलिस जाति। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, जिसमें पूछा गया है कि इस पौधे को हिंदी में 3 पत्तियां कहते हैं। इस पौधे को हिंदी में 3 पत्तियां कहते हैं। यह एक कीपर है और नोड्स के जड़ों के माध्यम से तेजी से फैलता है। इसका उपयोग एक अच्छे स्वास्थ्यवर्धक के रूप में किया जाता है। यह पौधा कौन सा है। तो ये पौधा दोस्तों ठीक उसी प्रजाति का है जो मैंने आप लोग को बताया है। फिलहाल इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सेलिक कार्निकुलेटर। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सेलिस कार्निकुलेटा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CIMAP अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है भाई? ये लखनऊ में आपकी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 है, जिसमें पूछा गया है कि हर्बलिस्ट के दवाखाने में तुलसी एक शानदार दवा के रूप में विराजमान है। ये पौधा किस परिवार का है? दोस्तों ये लेमेसी परिवार का है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 ध्यान दीजिए, 85 नंबर प्रश्न है, तुलसी का एथेनोबोटेनिकल महत्व पूछा गया है कि तुलसी का एथेनोबोटेनिकल महत्व क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसके दैवीय गुण के कारण इसको यानी कि एथेनोबोटनिक महत्व है, तो बिल्कुल नहीं है भाई। एथेनोबोटनिक पूछा गया है तो इसमें दैवीय शक्ति और दैवीय महत्व का कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है घरों में आंगन में इसकी पूजा के कारण, तो यह भी आपका सत्य है। ऑप्शन सी सहयोगा संक्रमण एवं रोग के उपचार में इसके डिस्कासन का प्रयोग। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, जिसमें पूछा गया था कि किस पौधे की पत्तियों का उपयोग परंपरागत रूप से रक्त शोधक एवं रक्त शर्करा को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है कि मेजिफेरा इंडिका यानी आम, मैंगो, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया गया है अजादिर्टा इंडिका यानी नीम, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो नीम होगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नशा पदार्थ नहीं है? पहला दिया गया है LSD, तो ये बिल्कुल नशीला पदार्थ है। कोकीन भी आपका नशीला पदार्थ है। कैफीन भी आपका नशीला पदार्थ है। ऑप्शन इसमें डी आपका सही होगा, इजाडिरेक्टिन। ठीक है, ये एक प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 88 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका दवाओं में मिलावट के पता करने में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है ऑर्गेनोलॉजिक जांच। ऑप्शन बी आपका है जिसमें कह रहा है मार्कोपिक जांच, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है। और भौतिक जांच यानी फिजिकल एवल्यूशन का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर होगा। ऑल ऑफ एबव आपके करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 89 जिसमें है कि दवाओं के निष्कर्षण में 5 से 10 भाग विभिन्न सांद्रणों में एल्कोहल के प्रयोग से जो प्राप्त पदार्थ है उसको क्या कहा जाता है? तो उससे जो प्राप्त पदार्थ है उसको एलिक्सर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, जिसमें पूछा गया है कि पौधों से लगभग हल्के अणु भार वाले पदार्थों को निकालने के लिए प्रयुक्त सबसे अच्छा विलायक कौन सा है? तो सबसे अच्छा विलायक जो है वो जल और एल्कोहल का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, जिसमें पूछा गया है दोस्तों पौधों में कठोर रेशेदार भाग यथा तना, जड़ या राइजोम या छाल को पानी में लंबे समय तक उबालकर जो प्राप्त होने वाला द्रव है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो कहा जाता है उसको डिकासन कहा जाता है। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, 91 प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसीरेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मैसीरेशन कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि कॉन्फ्रेंसेस का प्रयोग दवाओं को बाहर लाने के लिए किया जाता है, आंतरिक रूप से लेने के लिए या उपरोक्त दोनों? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ए और बी दोनों। कॉम्प्रेसेस का प्रयोग बाहर से भी कर सकते हैं और आंतरिक रूप से भी ले सकते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 जिसमें पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया कि कच्ची औषधियों में अगुणीय सामान दिखाई देने वाले पदार्थों के मिश्रित करने की जो प्रथा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? उसको एडल्ट्रेशन कहा जाता है, या फिर बेल्डिंग कहा जाता है, या फिर मिक्सिंग कहा जाता है, या ऑप्शन डी इसमें दिया गया है कि आगमेंटेशन कहा जाता है। तो 93 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडल्ट्रेशन कहा जाता है इसको। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया था कि पादप रासायनिक अणु जिनमें बेंजोपाइन रिंग पर विभिन्न स्थानों पर
फिनोलिक रिंग्स लगे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इनको दोस्तों कहा जाता है फ्लेवोनाइड्स कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 95 है, जिनमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रसायन फ्लेवोनाइड्स नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा पादप रसायन है जो फ्लेवोनाइड्स नहीं है? तो निकोटीन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ्लेवोनाइड नहीं है, बाकी ये सभी फ्लेवोनाइड्स हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, जिसमें पूछा गया था कि पादप कोशिका का वह अंकज जो एल्कलाइड्स, फ्लेवोनाइड्स, एंथोसाइनिस इत्यादि का संकुचन करता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको भाई क्या कहा जाता है? उसको वैकुलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि पौधों में पाए जाने वाले सुगंध तेल मुख्य रूप से होते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं भाई? मुख्य रूप से ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लोवोनाइड्स होते हैं। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, जिनमें पूछा गया था कि किस प्रकार के पादप रसायन में आइसोप्रीन नियम लागू होता है? आइसोप्रीन नियम किस प्रकार के पादप में लागू होता है? तो इसमें किस में लागू होता है? टर्पेनाइड्स में आइसोप्रीन नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, जिसमें पूछा गया कि ऐसे ग्लाइकोसाइड जिनमें एल्काइन भाग स्टेराइड्स अथवा टाइप्रिन का होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको सैपोनिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैपोनिन। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न 100 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि एम्बिलिका ऑफिसिनेलिसिस के फैमिली का नाम क्या है? तो ये दोस्तों आंवला वर्ग से संबंधित है, और आंवला वर्ग जो है वो किस परिवार से है? वो यूकोफिएबेसी परिवार से है। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का ए हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही टफ पेपर था, और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही असुविधा हुई है। फिलहाल यूनिवर्सिटी को इस प्रकार का पेपर नहीं कंडक्ट करना चाहिए। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न अटेंड किए हैं और आपका कितना प्रश्न सही है, यानी कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सभी लोग को नोट कर लेना है, आपका अपना SP स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन बन चुका है। तो आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से पेड कोर्स जो लॉन्च किया गया उसको प्राप्त कर सकते हैं, या PDF जो नोट्स आपको हैं वो आपको उसी पर मिलेंगे। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कर लीजिएगा। आप वहाँ पर सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, जहाँ से फ्री में आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप उस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।